हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज भारत के भूगोल के टॉपिक में एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या? भारत की जलवायु। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जितनी भी परीक्षाएं हैं यूपीएससी से लेकर के और जितने भी एग्जाम हैं, चाहे बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, यूपी पुलिस हो, जितनी भी परीक्षाएं हैं सबसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत की जलवायु को हम इसको दूसरे प्रकार से कहें, भारत का मानसून भी कह सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए, अगर हम मानसून की बात जब करते हैं, भारत में मानसून का जब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है मौसम और जलवायु, इसको जो है समझ लेते हैं क्या है। चूंकि इसको बिना समझे हम जो है भारत की जलवायु को या भारत के मानसून को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो आइए इसको जो है पहले समझते हैं कि जलवायु क्या होता है। तो जलवायु का सीधा सा अर्थ है कि किसी विस्तृत क्षेत्र में दीर्घ समय तक मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं का कुल योग जलवायु कहलाता है। जबकि मौसम क्या होता है? मौसम होता है एक सीमित क्षेत्र में समय विशेष में वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। मतलब मौसम अस्थिर होता है, जलवायु जो है स्थिर होता है। मौसम का जो दायरा होता है वो काफी सीमित क्षेत्र तक होता है, लेकिन जलवायु का दायरा क्या होता है? वो काफी बड़े क्षेत्र तक होता है। अब आते हम लोग जो है भारत के जलवायु में। सबसे पहले हम लोग एक चीज ये समझ लें कि भारत जो है, भारत की स्थिति क्या है, भारत किस प्रकार के जलवायु में पाया जाता है। तो भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय, मतलब भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, पहले तो हम लोग ये समझ लें। तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत की जो स्थिति है, भारत को कहा जाता है कि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारत की स्थिति है। इस चूंकि मैं इस पर जोर इसलिए बार बार दे रहा हूं कि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की स्थिति किस जलवायु में है। पूछ लेता है उपोष्ण में है अर्थात शीतोष्ण में है कि उष्ण में है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारत की स्थिति क्या है? भारत उष्ण कटिबंध में आता है और यहां मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत जो है संपूर्णता में देखें तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक प्रकार तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अब हम इसमें दो पक्ष निकल के आ रहे हैं। पहले तो क्या है कि भारत जो है उष्ण, पहले तो हमको ये बताना पड़ेगा कि अगर भारत उष्ण कटिबंध में आता है तो किस प्रकार से आता है। सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझेंगे, तब हम दूसरा पक्ष इसका ये आता है कि भारत में मानसूनी हवाएं चलती हैं। यहां जो बारिश होती है वो क्या होती है? मानसून से प्रभावित होती है। तो इस टॉपिक में हमको दो चीजों पे विशेष तौर से गौर करना है कि भारत की स्थिति जो है उष्ण कटिबंध में है कि नहीं है, और दूसरा हमको यह देखना है कि अगर यहां मानसूनी हवाएं चलती हैं, यहां बारिश मानसून के हिसाब से होता है, तो कौन कौन सी मानसूनी हवाओं के कारण बारिश होती है। इन दो पक्षों पे हमको विचार करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत जो है उष्ण कटिबंध में है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग मोटे तौर पे ये समझिए कि अगर एक ग्लोब की बात करते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्योंकि बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। इसको समझ लेंगे तो ज्योग्राफी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये मान लीजिए ग्लोब है और ये बीच का जो है विषुवत रेखा है, और ये जो है कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री साउथ जो है मकर रेखा है, और ये जो विषुवत रेखा 0 डिग्री है। और कर्क रेखा देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरी है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा।
अब समस्या ये होती है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्लोब में जो है सूर्य दक्षिणायन होता है, उत्तरायण होता है। तो जब भी इसके पहले वाले वीडियो में हम शुरुआती दौर में इसको बता चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में इसको नहीं समझाएंगे। तो सूर्य की जो किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में लंबवत पड़ती हैं। मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में, इन्हीं के बीच में सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं पृथ्वी पर वो लंबवत पड़ती हैं। अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो भाग होता है पूरे पृथ्वी में, यही गर्म प्रदेश होता है। यहां पे गर्मी ज्यादा होती है। तो और विषुवत रेखा में साल भर बारिश होती है, यहां भी गर्म होता है। लेकिन अब समस्या यह होती है कि अगर कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, तो अभी तक हम लोग ये जानते थे कर्क रेखा के इधर जो है शीतोष्ण का क्षेत्र आता है, और कर्क रेखा जो है मतलब एक प्रकार से विभाजक रेखा है। कर्क रेखा क्या है? एक प्रकार से विभाजक रेखा है, यही जानते थे हम लोग। और कर्क रेखा के उत्तर में क्या है कि यहां पे जो है ठंडा प्रदेश स्टार्ट हो, मतलब धीरे धीरे गर्मी का प्रभाव कम होने लगता है। और 23.5 डिग्री मकर रेखा के इधर साउथ की तरफ अगर आते हैं तो गर्मी का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश होता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भारत जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम भारत को कहते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश, तो भारत का तो खाली, अगर हम कर्क रेखा के साउथ की तरफ चलते हैं तो केवल यही उष्णकटिबंध में आता है, जबकि ये जो है शीतोष्णकटिबंध में आना चाहिए। लेकिन फिर भी भारत को उष्णकटिबंधीय बोला जाता है। तो इसके पीछे कुछ कारण है। और उष्णकटिबंधीय क्यों बोला जाता है, इसके पीछे कई कारण हैं। आइए उन एक एक कारणों पर चर्चा करते हैं, तब हम लोग को ये बात समझ में आ जाएगी कि भारत को उष्णकटिबंध क्यों बोला जाता है। देखिए, ये चीजें हम आपको इसलिए पहले बता दे रहे हैं क्योंकि ये आपका एक परिचय करा दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आगे जब 2-3 पार्ट वीडियो हम और बनाएंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखिए, इसके कारण क्या है कि आप लोगों को, जैसे पुराने वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जो है हिमालय पर्वतमाला है, ये हिमालय पर्वतमाला है। तो हिमालय पर्वतमाला है, तो इसके पीछे कारण क्या है कि एक तो हवाएं जो भारत में चलती हैं, देखिए एक दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं आती हैं, भारत में प्रवेश करती हैं, और एक आती हैं हवाएं उत्तर पूर्वी हवाएं आती हैं, भारत में आती हैं। दूसरा क्या है कि ये जो भारत का हिमालय है, तो हिमालय पे क्या होता है कि इधर से जो है आपका जो है चीन, और इधर जो है पूर्वी जो है रूस का क्षेत्र पड़ जाता है। इधर चीन का देश पड़ जाता है, इधर आप देखेंगे रूस का क्षेत्र, पूर्वी रूस का या पूर्वी रूस का क्षेत्र पड़ जाता है। तो यहां से क्या होती है, ध्रुवीय हवाएं चलती हैं। इस प्रकार से ये दो ध्रुवीय हवाएं चलती हैं, काफी शीतल होती है और ठंडी होती है। तो हिमालय पर्वत क्या करता है, जो भारत का हिमालय पर्वत है, ये क्या करता है, इन ध्रुवीय हवाओं को रोकता है, भारत में प्रवेश करने से रोकता है। तो इस प्रकार से हालांकि भारत में जो है ठंड के समय ठंडी पड़ती है, फिर भी जो है इन हवाओं को रोकने के कारण जो है भारत में यह कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से ठंडा प्रदेश नहीं है भारत जो है। तो ये हवाएं, ये हिमालय क्या करती हैं, इन हवाओं को रोकती हैं, जिससे कि भारत में जो है ये हवाएं जो है अंदर नहीं प्रवेश कर पाती हैं। अगर ये हिमालय पर्वत ना होता भारत में, तो भारत में जो है जो बारिश आज हो रही है पूरे भारत में, शायद स्थिति कुछ और होती, अलग होती। तो इस प्रकार से क्या होता है, हिमालय पर्वत के कारण जो है साइबेरियन ध्रुवीय हवाएं क्या करती है, अवरोधक का काम करती हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अभी तक हम लोग ये जानते थे कि जो कटिबंध रेखा होती है, ये जो होती है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको हम लोग अभी तक क्या करते थे, जलवायु विभाजक मानते थे। लेकिन यहां पे भारत में क्या है कि ये जो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरी है, यहां पर ये जलवायु विभाजक का काम न करके जो हिमालय पर्वत है ये जलवायु विभाजक का काम करती है। तो इस प्रकार से जो है भारत
उष्णकटिबंध प्रदेश में माना जाता है। दूसरा कारण यह है कि भारत की जो स्थिति है कि कर्क और मकर रेखा, चूंकि ये भारत, देखिए कर्क रेखा किधर आधा ज्यादा भारत है, उसके नीचे 0 डिग्री, उसके बाद मकर रेखा है। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में पड़ने के कारण जो है यहां पर जो समुद्र है, समुद्री हवाएं गर्म गर्म मतलब गर्म होती है ज्यादा, और उसके बाद जो उधर से हवाएं आती हैं वो समुद्र से जल वाष्प लेकर के जो है भारत में वर्षा भी कराती हैं। और ये जो वर्षा कराती हैं, तो जब भारत में जलवाष्प लेकर के भारत में प्रवेश करती हैं तो हिमालय से टकराने के कारण जो है फिर यहां पे क्या होता है, बारिश होती है। तो इस प्रकार से जो है भारत जो है, भारत को उष्णकटिबंध कह सकते हैं। अब हम इसकी दूसरी व्याख्या करते हैं कि भारत में मानसूनी हवाएं चलती हैं, ये भी जो है भारत के मौसम को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। अब हम लोग मानसूनी हवाओं के विषय में बात करते हैं। तो जैसा भी आपको बताया था कि भारत में 2 प्रकार की मानसूनी हवाएं चलती हैं। कौन कौन सी? एक उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं और दूसरा क्या होती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं चलती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के बारे में विषय में चर्चा करते हैं। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं इस तरीके से चलती हैं, इस तरीके से, और उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं जो है वो इस तरीके से आती हैं भारत में। देखिए इस तरीके से, ये तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं ये हिंद महासागर से होते हुए आती हैं। पहली बात तो हिंद महासागर से होते हुए दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं आती हैं। दूसरा, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारत में आती हैं वो ग्रीष्म ऋतु में आती हैं। तो ये हमारे ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। दूसरा क्या है कि हिंद महासागर से होते हुए आती हैं। तो करती क्या है, अपने साथ जो है जलवाष्प लेकर के, भारी मात्रा में जलवाष्प लेकर के आती हैं। और भारत का जो ये आपका जो मालाबार तट है, यहीं पर सबसे पहले टकरा करके 1 जून को सबसे पहले बारिश करती है। अब इसके बारे में और आगे आपको बताएंगे। दूसरा क्या है कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं, ये इसी से भारत में 90% वर्षा, भारत में 90% जो वर्षा होती है इन्हीं दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण होती है। अब आते हम लोग उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं के विषय पहले चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं भारत में वो शीत ऋतु में चलती हैं, शीत ऋतु में चलती हैं। और इन हवाओं की जो दिशा होती है ये स्थल खंड से समुद्र की तरफ बहती हैं। देखिए स्थल खंड से समुद्र की तरफ बहती हैं, और यहां भी स्थल खंड से आती हैं, लेकिन कुछ समय तक ये बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरते हुए फिर ये कोरोमंडल तट में प्रवेश करती हैं, और फिर ये कोरोमंडल को तट को प्रवेश करते हुए फिर आगे निकल जाती हैं। लेकिन यहां पे क्या करती, जैसे ही कोरोमंडल तट से टकराती हैं, तो चूंकि ये बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरते, इसके ऊपर से होते हुए आती हैं, तो अपने साथ भारी मात्रा में जलवाष्प ले लेती हैं। और जब ये जलवाष्प लेती हैं तो यहाँ कोरोमंडल तट से टकराने के बाद क्या करती हैं, वर्षा करने लगती हैं। तो शीत ऋतु में जो भारत में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वो भारत के कोरोमंडल तट में कुछ थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का एरिया भी टच होता है, यहीं पर क्या करती है, बारिश वर्षा करती है। तो शीत ऋतु में जो भारत में वर्षा होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होती है, वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। क्योंकि एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत गौर से सुनिएगा। और इस प्रकार के मानसून से भारत में लगभग 10% वर्षा होती है। बाकी 90% जो भारत में बारिश होती है वो किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा वर्षा के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भारत में जो वर्षा होती है वो 2 ऋतुओं में होती है। एक तो बारिश का ऋतु होता ही है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में भारत में, या कैसे ग्रीष्म ऋतु में भारत में वर्षा होती है। दूसरा क्या है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो जो ग्रीष्म ऋतु में भारत में मानसून आता है, वो भारत में मानसून कब आता है, 1 जून को भारत में मानसून प्रवेश करता है। ये जो मानसून है ये दक्षिण पश्चिम हवाएं हैं जो हिंद महासागर से गुजरते हुए 1 जून को केरल के मालाबार से टकराती हैं और उसके बाद बारिश करने लगती हैं। सबसे पहले बारिश दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से बारिश जो है केरल के मालाबार तट पर ही होती है। उसके बाद होता क्या है कि 22 जुलाई तक जो है, 22 जुलाई तक आते आते भारत के लगभग 90% क्षेत्र को कवर कर लेती है।
22 जुलाई तक भारत के लगभग 90% क्षेत्र तक कवर कर लेती है। और दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसकी अवधि कब से कब तक होती है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसकी अवधि 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक होती है। 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक जो है इसकी अवधि होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की होती है। और इससे भारत को लगभग 90% वर्षा प्राप्त होती है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लेकिन जो उत्तर पूर्वी मानसून है भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो दो प्रकार से वर्षा होती है। एक तो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, एक तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, विक्षोभ के कारण। और दूसरा क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारत में वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ये दोनों वर्षा जो होती है वो शीत ऋतु में होती है। तो अभी मैंने आपको उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो भारत में वर्षा होती है इसके विषय में आपको बता ही दिया कि स्थल खंड से समुद्र की ओर चलती है। जो पोर्शन बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरता है वो जो है भारत के कोरोमंडल तट में बारिश करती है। बाकी ये हवाएं जो है स्थल खंड से जाती है तो जलवाष्प लेने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो ये हवाएं ऐसे निकल जाती हैं तो यहाँ पे बारिश नहीं करती है। भारत के मध्य क्षेत्र में ये बारिश नहीं करती है। अब आते हैं हम लोग जो है पश्चिमी विक्षोभ की चर्चा करते हैं। तो जब पश्चिमी विक्षोभ की चर्चा करते हैं तो देखिए भारत के पश्चिम क्षेत्र में भूमध्य सागर का, आप अगर विश्व का मैप उठा करके देखेंगे तो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। तो शीत ऋतु में क्या होता है, यहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, चक्रवात की उत्पत्ति होती है। जब ये चक्रवात बनता है तो चक्रवात बनने के बाद जो है ये अपने स्थान से पूरब दिशा की ओर बढ़ना चालू कर देता है। तो जब पूरब की दिशा की ओर आता है, भारत की तरफ प्रवेश करता है, तो ये चक्रवात दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक तो इधर निकल जाता है, एक भारत में प्रवेश कर जाता है। तो जो भारत में प्रवेश करता है तो इससे यहाँ के मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ का जो भारत का पहाड़ी राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर बारिश होता है। और भारत के उत्तरी क्षेत्र में और भारत के जो है पश्चिमी क्षेत्र में बारिश होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहां पर भी बारिश होता है। लेकिन जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में बारिश होता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहां पे जो बारिश होता है, यहां पे बारिश हिमपातों के रूप में देखे जा सकते हैं, मतलब हिमपात के रूप में बारिश होता है। लेकिन जो आपका पंजाब वाला क्षेत्र, हरियाणा वाला क्षेत्र और दिल्ली वाला क्षेत्र है, यहां पे जो बारिश होता है वो वर्षा के बूंदों के रूप में बारिश होती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ठंड के समय में, शीत ऋतु में भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण बारिश होती है, जो केरल के कोरोमंडल तट पर देखा जा सकता है। और भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में जो शीत ऋतु में बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में केवल इतनी चर्चा करेंगे। इसके बाद इसके 2-3 वीडियो और बनेंगे जिसमें पूरी भारत की जलवायु की स्थिति, दशा, सबकी चर्चा होगी, विधिवत चर्चा होगी। ये केवल इसलिए इतनी चीजें बता दिया गया ताकि मोटी मोटी चीजें आप लोग के समझ में आ जाए। अब इसके बाद जो है इसके मैकेनिज्म के विषय में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन इस वीडियो को बहुत गंभीरता से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और यूपीएससी से लेकर हर एग्जाम तक बनते हैं, तो बहुत गंभीरता से देखिएगा। अगर पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।